हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एलएलपी ऑडिट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बेसिक्स। जैसे कंपनीज को कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न करता है, वैसे ही एलएलपी को गवर्न करता है एलएलपी एक्ट 2008। ये एक ऐसे फॉर्म का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कंपनी और पार्टनरशिप दोनों की एडवांटेजेस हो। एलएलपी को तुम मिनिमम 2 पार्टनर्स मिलके भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड ये कंपल्शन है कि वो दोनों पार्टनर्स डेसिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए जिनके पास डीपीआईएन हो। और अगेन जैसा कि मैंने कहा कि इसमें कंपनी और पार्टनरशिप दोनों की एडवांटेजेस है। तो पार्टनरशिप की एडवांटेज क्या होती है कि तुम्हारी क्या राइट्स होगी, ड्यूटीज़ होगी, ये तुम्हें एक्ट तो बताएगा ही, बट उसके अलावा मेन तुम अपनी एग्रीमेंट के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हो। तो लाइकवाइज इन एलएलपी पार्टनर के रूल्स, उसकी राइट्स, ड्यूटीज़ जो हैं वो गवर्न होती है उनके बीच बनाए गए एग्रीमेंट से। अब देखो, जैसा हम स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में पढ़ते हैं ना, वैसे ही स्मॉल एलएलपी होती है। इट डिफाइंस अ स्मॉल एलएलपी पार्टनरशिप टू डिनोट एनी एलएलपी जिसका कंट्रीब्यूशन एक्सीड ना करे 25 लाख रुपीज़, या अगर 25 लाख रुपीज़ एक्सीड करता है तो हायर से हायर अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज़ एस में बी प्रेस्क्राइब्ड। एंड जो प्रीवियस ईयर का, प्रेसिडिंग ईयर का टर्नओवर है, इट शुड नॉट एक्सीड 40 लाख रुपीज़ और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़ रुपीज़। सो कंट्रीब्यूशन में 25 लाख, 5 करोड़, टर्नओवर 40 लाख से 50 करोड़, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। बस जिस तरीके का डेफिनेशन आपने स्मॉल कंपनी के लिए पढ़ा था ना, एग्जैक्टली वैसा ही डेफिनेशन है। यहाँ पे लिमिट्स अलग है और चीज़ें अलग देखने बोली हैं। Then our next point is whether LLP is required to maintain books of account. So yes, LLP is required to maintain books of accounts और उसे ऐसे अकाउंट्स मेंटेन करने हैं जो रिफ्लेक्ट करें ट्रू और फेयर व्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो कंटेन करने चाहिए। सबसे पहले तो कितना एक्सपेंस हुआ है, कितनी इनकम हुई है, ऑल्सो कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिनके रेस्पेक्ट में ये रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर हुई है। दैन अ रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, मतलब नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें हमारे एक्सपेंसेस, इनकम, फिर बैलेंस शीट में तो एसेट लाइबिलिटी शो करनी ही होती है। देन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, इन्वेंट्रीज, WIP, फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसके अलावा एनी पर्टिकुलर्स विच द पार्टनर्स में डिसाइड। तो ये तो एक नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स की तरह है जो कोई भी बनाएगा। अब अकाउंट्स कैसे बनानी है ये समझ लिया ना। ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ एलएलपी। एक एलएलपी का अकाउंट ऑडिट होगा इन अकॉर्डेंस विद रूल 24 ऑफ एलएलपी रूल्स 2009। अब ये रूल क्या बोलता है, अभी हम ऊपर एक कंडीशन पढ़ के आए ना कि कंट्रीब्यूशन एक्सीड नहीं करनी चाहिए 40 लाख रुपीज़, सॉरी टर्नओवर एक्सीड नहीं करनी चाहिए 40 लाख रुपीज़, और कंट्रीब्यूशन एक्सीड नहीं करनी चाहिए 25 लाख रुपीज़। तो अगर सच में कोई ऐसी एलएलपी है जिसकी टर्नओवर 40 लाख क्रॉस नहीं कर रही, कंट्रीब्यूशन 25 लाख क्रॉस नहीं कर रही, वो रिक्वायर्ड नहीं है ऑडिट कराने को। दैट इज़ उन पर कोई कंपल्शन नहीं है कि उन्हें ऑडिट करानी है। हाउएवर अगर पार्टनर्स चाहें तो वो ऑडिट करा सकते हैं। बाकी अगर एलएलपी की, किसी भी एलएलपी की ऑडिट करानी है तो वहाँ पे यही रूल अप्लाई होगा, रूल 24 ऑफ एलएलपी रूल्स 2009। देन एडवांटेजेस, पर्पस एंड नीड ऑफ ऑडिट। तो जो बेसिक एडवांटेजेस होते हैं ऑडिट के, वो तो ना तुम कहीं पे भी लिख सकते हो, जहाँ पे भी जिस भी चीज़ की एडवांटेज में पूछ रहा हो। बाकी जिस एंटिटी की ऑडिट कर रहे हो ना, उससे स्पेसिफिक कुछ एडवांटेज होते हैं तो वो भी लिख देना। अब बेसिक क्या है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, डिटेक्शन ऑफ एरर। तुम ऑडिट करोगे तो किसी भी तरह का एरर, फ्रॉड हो रहा होगा, तुम उसे डिटेक्ट कर पाओगे, और ऑब्वियस सी बात है अगर कोई गलती दिख रही है तो उसे वेरीफाई तो करोगे ही। फिर अभी हमने क्या पढ़ा था इसके स्टार्ट में कि एक एलएलपी क्या होती है, जिसके पास एडवांटेजेस होते हैं दोनों फर्म और कंपनी के। और कल फर्म में हमने पढ़ा था कि फर्म की ऑडिट कराने से हम डिस्प्यूट सॉल्व करा पाते हैं, किसी भी डिस्प्यूट्स को हैंडल करने पे ये हेल्प करती है बिटवीन पार्टनर्स। तो सेम एलएलपी के लिए भी अगर कोई भी डिस्प्यूट हो पार्टनर्स के बीच तो उसे सॉल्व किया जा सकता है, सेटल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स। फिर ये रेलिएबल होते हैं, ये भी हमने फर्म में पढ़ा था कि अगर किसी भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आपको लोन देना होता है तो वो आपसे कहते हैं कि पहले अपनी बुक्स अकाउंट्स को जो भी हैं उनको ऑडिट करा के लाओ। बेटर कंपाइलेशन एंड मैनेजमेंट।
अब ऑडिटर पीरियोडिकली विजिट करेगा, तुम्हें सजेशन देता रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है ये हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए इन इम्प्रूविंग द मैनेजमेंट ऑफ द एलएलपी। लाइक तुम एज अ ऑडिटर जाओगे और तुम उनको बताओगे कि ये सजेशन है, आप यहाँ चेंजेस कर सकते हो, इससे जो एलएलपी होगी वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगी, अपने मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर पाएगी। देन अगेन एज हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था, ऑडिटेड अकाउंट्स हेल्प करती है अकाउंट सेटल करने पे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, इंसेनिटी एट्सेट्रा। अब देखो ये सब चीज़ें कुछ डिटेल में डिस्कस करने की तो है नहीं, बहुत लॉजिकल चीज़ें, और साथ में कल हमने ऑलरेडी ये सब डिस्कस किया ही है। नाउ रिटर्न्स टू बी मेंटेन्ड एंड फाइल्ड बाय एन एलएलपी। हर एक एलएलपी को, वापस से पढ़ो, एवरी एलएलपी, यहाँ पे अब कोई लिमिट कुछ नहीं दिया है, एवरी सिंगल एलएलपी रिक्वायर्ड होती है कि वो अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करे इन फॉर्म 11 विथ आरओसी। कितने दिन के अंदर? विद इन 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। दैट इज़ मार्च में आपका ईयर ख़त्म हो रहा है, उससे 60 डेज मई, बाय द एंड ऑफ मई उन्हें फाइल कर लेना होता है आरओसी के साथ इन फॉर्म 11। अब अगर ये याद ना हो ना तो इसे ऐसे याद रखना, मई में एग्ज़ाम लिखने जाओगे ना, बस आरओसी से फाइल करना है विद इन 60 डेज़। और वो जो एनुअल रिटर्न है वो अवेलेबल हो जाएगी पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ऑन पेमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड फीस टू रजिस्ट्रार। साथ ही साथ एवरी एलएलपी इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड इंसॉल्वेंसी इन फॉर्म 8, जो हमें विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर करनी है। दैट इज़ आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च यहाँ एंड हो रहा है, इसके 6 मंथ्स के ख़त्म होने के विद इन 30 डेज। दैट इज़ यहाँ पे सेप एंड होगा, तो अक्टूबर एंड से पहले आपको अक्टूबर एंड से पहले अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी सबमिट करना होगा इन फॉर्म 8। अच्छा, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ अक्टूबर एंड, आप ये नहीं लिख के आओगे एग्जाम में, यहाँ पे मई एंड नहीं लिख के आओगे, यही लिख के आओगे जो बुक में लिखा है 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स द फाइनेंशियल ईयर। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। तो एक एलएलपी फर्म की ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं उसके डेसिग्नेटेड पार्टनर्स। अच्छा, हमने बहुत जगह पढ़ लिया डेसिग्नेटेड पार्टनर्स ये होते कौन है। ये वो पार्टनर्स होते हैं जो स्पेसिफिकली चूज़ किए जाते हैं टू रिप्रेजेंट द पार्टनरशिप इन लीगल मैटर्स। दैट इज़ अगर आपकी एलएलपी जो फर्म है उसके अगेंस्ट कोई नोटिस आ रही है तो उसमें कोई एक ही पर्सन तो साइन करेगा एज अ पार्टनर, तो जो उस पर साइन कर रहा है वो होता है तुम्हारा डेसिग्नेटेड पार्टनर। और एक एलएलपी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 डेसिग्नेटेड पार्टनर्स होना कंपलसरी है। तो जो ये पार्टनर्स होंगे ये अपॉइंट करेंगे ऑडिटर। अगर पहली बार तुम्हारी एलएलपी तुमने अभी स्टार्ट की है, पहला साल है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, देन एट एनी टाइम फॉर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बट बिफोर द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और अगर पहला साल नहीं है देन एटलीस्ट 3 डेज प्रायर टू द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। अगर किसी भी तरह की कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो भी उन्हें इन दो तरीक़ों से फिल करनी होगी। कैजुअल वैकेंसी मतलब एकदम सडन टर्मिनेशन, हो सकता है कोई मेडिकल इशू हो जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर की, उसे आपके पास से रिज़ाइन करना पड़े विदाउट एनी नोटिस, इसे बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। तो या तो कैजुअल वैकेंसी उस कैसे भी हो सकती है, या कॉस्ट बाय रिमूवल ऑफ ऑडिटर, आपने रिमूव कर दिया ऑडिटर को अचानक से। तो इन दोनों ही केसेस में डेसिग्नेटेड पार्टनर की ड्यूटी है कि वो अपॉइंट करेगा ऑडिटर। पर अगर डेसिग्नेटेड पार्टनर्स अपॉइंट नहीं कर पाते हैं, वो फेल हो जाते हैं अपॉइंट करने पे, तो अब ऐसी केस में पार्टनर्स अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को। नाउ व्हाट इज़ द ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ एलएलपी। एंगेजमेंट लेटर, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ऑडिटर शुड गेट डेफिनेट इंस्ट्रक्शंस इन राइटिंग एज टू वर्क टू बी परफॉर्म बाय हिम। राइटिंग में आपको चाहिए ही चाहिए हर एक इंस्ट्रक्शन। और अगर पार्टनर्स मेंटेन करते हैं मिनट बुक और किसी भी तरह की रिजोल्यूशन पास की गई है उस साल में जो अंडर ऑडिट है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो अंडर ऑडिट है, तो फिर पार्टनर्स उसे भी रिफ़र करके बताएंगे। देन जैसा कि हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था, पार्टनरशिप में आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट पढ़नी है, एलएलपी में आपको एलएलपी एग्रीमेंट पढ़नी है। और इस एग्रीमेंट से हम क्या जानेंगे, क्या नेचर ऑफ बिजनेस है एलएलपी का, क्या अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है ईच पार्टनर ने, उनके क्या इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड,
अगर फिक्स पार्टनरशिप है तो ड्यूरेशन क्या है उस पार्टनरशिप का, कितनी ड्राइंग्स उनको अलाउड है, क्या सैलरी कमीशन दी जा रही है पार्टनर्स को, क्या बोरोविंग पावर्स है उनकी, क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं उनकी, और अगर कभी एडमिशन रिटायरमेंट कुछ भी होगा तो क्या मेथड होगा उनका सेटलमेंट का। ये आपने जब 11th-12th में पढ़ा होगा ना, फिक्स्ड और करेंट अलग अलग होता है, वही चीज़। क्या कोई लोन है जो एडवांस किया गया है बाय द पार्टनर्स, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, लाइक ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन। नाउ रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग कैसे करेगा ऑडिटर, तो सबसे पहले ऑडिटर बताएगा कि क्या जो भी रिकॉर्ड्स है फर्म के वो अपीयर हो रहे हैं एज करेक्ट और रेलिएबल, क्या वो एबल था पूरी तरीके से हर एक इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो भी उसके काम के लिए नेसेसरी है उसे ऑब्टेन करने में, क्या किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शन उस पर इम्पोज की गई थी, लाइक आप हमारी मिनट्स ऑफ बुक्स जो है वो नहीं पढ़ सकते, या आप हमारे क्रेडिटर्स से डेटर्स से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। तो ये सारी चीज़ें ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में शो करनी है। एंड हियर वी आर डन विथ ऑडिट ऑफ LLP। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। हमें LLP की ऑडिट पढ़ने में कुछ ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगा क्योंकि जो भी हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम इन LLP। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, आई विल क्लियर योर डाउट। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की ऑडिट करते वक्त हमें कुछ फॉलोइंग मैटर्स की तरफ अपना ध्यान देना होगा, लाइक सम जनरल मैटर्स। सबसे पहले तो हमने वो कॉन्स्टिट्यूशन समझना होगा जिसके तहत ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर हुई है, सेटअप हुई है। फिर हमें ये चेक करना होगा कि क्या अब ये इंस्टीट्यूशन जो है ये प्रॉपरली उस तरीके से मैनेज की जा रही है जैसा उसे लॉ बता रहा है, दैट इज़ वो लॉ रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करते चल रही है या नहीं। एस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस काम कैसे करती हैं, वो पहले अलग अलग जगह से लोगों से पैसे इकट्ठे करती है और फिर कुछ चैरिटी प्रोवाइड कराती है। तो ऐसी इंस्टीट्यूशंस में तो सबसे पहले हमें ना एग्जामिन करना होता है उनका सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, दैट इज़ वो किस तरीके से अकाउंटिंग कर रहे हैं, अमाउंट्स जो कलेक्ट की जा रही है उनकी। फिर हमें वेरीफाई करनी होंगी उनके इनकम की डिटेल्स को और कंफर्म करना होगा कि जो अमाउंट्स रिसीव किए गए हैं वो एक्चुअली में डिपॉजिट हुए हैं बैंक में रेगुलरली और प्रॉम्प्टली। देन ऑब्वियसली वी विल एग्जामिन द ट्रस्ट डीड और द रेगुलेशंस एज लेड डाउन। सेकेंड, हमें अपना अटेंशन डिवोट करना होगा टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शंस एंड डोनेशंस। अगर किसी भी तरह की चेंजेस की गई है एनुअल फ़ी या लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन अमाउंट में ड्यूरिंग द ईयर तो उसे असरटेन करो। फिर ये चेक करो कि क्या ऑफिशियल रिसिप्ट्स इशू की जा रही है जो कंफर्म करे कि हाँ एक एडिक्वेट कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा रहा है, इम्पोज किया जा रहा है ओवर अनयूज्ड रिसिप्ट बुक्स। और जो भी पीरियड की तुम रिव्यू कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, उससे रिलेटेड जितने भी रिसिप्ट बुक्स है वो सब ऑब्टेन करो, वो सब कलेक्ट करो। टेस्ट चेक करो काउंटर फॉइल्स को कैश बुक के साथ, और अगर कोई भी कैंसल्ड रिसिप्ट दिख रही है तो उसमें तो हमें स्पेशली ध्यान देना होगा। उन्हें मैच करेंगे विथ टोटल कनेक्शन शोन इन द अकाउंट्स। एंड ऑल्सो वी विल एग्जामिन द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। किसके रिगार्डिंग, तो जो भी मनी रिसीव हो रही है फ्रॉम बॉक्स कलेक्शन, फ्लैग डेज एट्सेट्रा, दैट इज़ कहीं से भी अगर मनी रिसीव हो रही है तो उस पर इंटरनल चेक सही से हो रहा है या नहीं। फिर हम अलग से चेक करेंगे उन अमाउंट्स को जो हम रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव्स या ऑफिशियल्स, रिसिप्ट जो भी इशू की गई है इस रिसिप्ट के लिए। और हम अपना एक स्पेशल अटेंशन डिवोट करेंगे टुवर्ड्स कंट्रोल एक्सरसाइज्ड ओवर कलेक्शन एंड स्टेप्स टेकन टू एंश्योर दैट ऑल कलेक्शंस मेड हैव बीन अकाउंटेड फॉर। दैट इज़ हमें बहुत स्पेशल अटेंशन डिवोट करते हुए जो भी कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा रहा है उसे चेक करना होगा रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ मनी और किस तरीके से उस कलेक्शन को अकाउंट किया जा रहा है उस बारे में। एंड एट लास्ट फिर हम वेरीफाई करेंगे जो भी टोटल सब्सक्रिप्शन और डोनेशन हमने रिसीव की है विथ एनी फिगर पब्लिश इन रिपोर्ट एट्सेट्रा इशूड बाय द चैरिटी। दैट इज़ चैरिटी किसी भी फिगर को अगर शो कर रही है किसी भी रिपोर्ट में उसे हम टैली करेंगे विथ टोटल सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशंस। फिर जो भी अमाउंट रिसीव किया है ना उन्हें चेक करो इन रेफरेंस टू कॉरेस्पॉन्डेंस विथ एनी फिगर्स एंड अदर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। दैट इज़ तुम फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट चेक कर रहे हो तो सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में तुम्हें दिख रहा है कि 1 लाख आया है, अब जाओ उसे टैली करो कॉरेस्पॉन्डेंस क्या बैंक में आ सकता है, बैंक से टैली करो, ये करना है।
फिर अगर किसी भी तरह की ग्रांट्स रिसीव की है तो उसके अमाउंट को वाउच करो, चेक करो विद कॉरेस्पॉन्डेंस रिसिप्ट्स एंड मिनट बुक्स। ऑब्टेन करो सर्टिफिकेट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल जो शो कर रहा है उस अमाउंट्स को जो आपने रिसीव की है एज ग्रांट्स। इन शॉर्ट जितनी भी तरह की इनकम है ना, अगर इनकम आई है तो किसी डॉक्यूमेंट के बदले ही तो आई होगी, कुछ तो डॉक्यूमेंट बना होगा ना, तो वो जो भी इनकम है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डॉक्यूमेंट है उनको चेक करो। फिर अगर कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी के थ्रू आई है तो उस अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लो। अब इन्वेस्टमेंट इनकम है, उसकी अमाउंट को हम कैसे वाउच करेंगे? विद द डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट काउंटर फॉल्स। चेक करो कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट को जो रिसीव की गई ऑन सिक्योरिटीज बियरिंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो तुमने लोन दिया है 10% पे, वो फिक्स्ड है और वो लोन है 10 लाख, तो फिक्स्ड क्या 1 लाख आएगा अभी तुम्हारे पास। तो जो भी तुमने रिसीव किया उसे तुम टैली कर सकते हो, इसमें अपना ये रेट है जो भी वो कैलकुलेट करके। फिर ये चेक करो कि वो जो अप्रोप्रिएट डिविडेंड है वो रिसीव हुआ है। जहाँ पे कोई भी तुमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड की है एक्स डिविडेंड और परचेज की है कम डिविडेंड। दैट इज़ ये आपने अकाउंट्स एडवांस अकाउंट पे पढ़ा होगा कि अगर तुम साल के बीच में सेल या परचेज करते हो तो इतने टाइम का डिविडेंड, जैसे तुमने सेल किया तो इतने टाइम का डिविडेंड तुम्हें मिलेगा और इतना जो तुमसे ख़रीद रहा है उसे। तो ये एडजस्टमेंट्स हुई हैं या नहीं ये चेक करो। जो फिर मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही कहा था, अब डिविडेंड किसके अगेंस्ट मिलेगा? जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसके अगेंस्ट। तो कंपेयर करो अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड को विद शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मेकिंग स्पेशल इंक्वायरीज इनटू एनी इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर विच नो डिविडेंड हैज़ बिन रिसीव्ड। अब तुम्हें ना, अब तुमने बैलेंस शीट देखी, तुम्हें दिख रही है वहाँ पे 4 इन्वेस्टमेंट, जिसमें से 3 के बदले तो तुम्हें डिविडेंड मिली है पर 1 के बदले नहीं मिली है। तो ये 3 को तो तुम इसके साथ टैली करोगे, बट जिसके बदले नहीं मिली है उसे भी चेक करोगे कि इसमें क्यों नहीं मिली है। मतलब बेटा किधर भी शांति नहीं रखनी है, अगर कुछ हो रहा है तो वहाँ पे जाके फिर चेकिंग करने बैठो, कुछ नहीं हो रहा है तो फिर ज़रूर चेकिंग करोगी क्यों नहीं हो रहा है। अब रेंट है, रेंट के लिए क्या एकदम लॉजिकल सी चीज़ है, क्या चेक करोगे? रेंट रोल चेक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे जो भी टेनेंसी एग्रीमेंट बनाई गई है उनको। फिर क्या देखोगे? क्या अमाउंट है रेंट का, क्या ड्यू डेट है जब ये पे होनी है रिसीव होनी है। वाउच करो, चेक करो रेंट को रेंट रोल्स के साथ। उनकी जो भी रिसिप्ट बुक्स है चेक करो, उनके टोटल्स को, कैश बुक की टोटल को, जिस भी अकाउंट में ये रेंट का पैसा रिसीव कर रहे हो उसकी टोटल को चेक करो और उससे वाउच करो। देन स्पेशल फंक्शन, अगर किसी भी तरह का कॉन्सर्ट, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस कुछ भी कंडक्ट कर रही है कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तो फिर उसकी ग्रॉस रिसिप्ट्स और उसके आउटगोइंग्स जो भी हैं उन्हें वाउच करो। अब ग्रॉस रिसिप्ट्स कैसे हो सकता है? तुम एंट्रेंस फ़ी रख सकते हो, आउटगोइंग क्या, उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए खर्चे लगे होंगे, और उन्हें क्या के साथ वाउच करोगे? वाउचर्स और कैश स्टेटमेंट। इन पर्टिकुलर और इन सिंपल बोल सकते हो कि तुम्हें वेरीफाई करना है प्रोसीड्स ऑफ ऑल टिकट्स इशूड, कि वो अकाउंट किए गए हैं या नहीं, आफ्टर मेकिंग अलाउंस फॉर रिटर्न्स। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ इनकम टैक्स रिफंड्स। अगर किसी भी तरह का TDS डिडक्ट हुआ है इन्वेस्टमेंट इनकम पे, जो कि हमें पता है डिडक्ट होता है, बट अगर डिडक्ट हुआ है तो ये चेक करो कि वो रिफंड हुआ है या नहीं, बिकॉज जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होती है वो एग्जम्प्ट होती हैं फ्रॉम पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। इसके लिए आप क्या करोगे? आप वाउच करोगे इनकम टैक्स रिफंड को विद कॉरेस्पॉन्डेंस विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और साथ ही साथ चेक करोगे, कैलकुलेट करोगे रीपेमेंट ऑफ क्लेम्स। जो भी रिफ़ंड हुआ है उन्हें रिकैलकुलेट करके देखोगे कि सही अमाउंट रिफ़ंड हुआ है या नहीं। देन कम्स एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले ये चेक करो, अगर किसी भी तरह का पेमेंट किया गया है ग्रांट का, तो हमें ये वेरीफाई करना है कि वो जो भी ग्रांट है वो पे किया गया है चैरिटेबल पर्पस के लिए या उन पर्पस के लिए जो फॉल करते हैं विद इन द परव्यू ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, और जिसके पेमेंट होने से किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं होता ट्रस्टी, डायरेक्टर और मेंबर को। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चैरिटेबल ट्रस्ट होती है ना जो कहती है कि हम एक पर्टिकुलर बच्चे का पढ़ने का पूरा खर्चा उठाएंगे, तो ये चेक करो पहला तो ये जो भी पेमेंट की जा रही है ये उनके पर्पस, उनके ऑब्जेक्ट के विद इन आती है या नहीं है, जो भी उनका चैरिटेबल पर्पस है उसी के लिए की गई है या नहीं। ऑल्सो अब बच्चे का तो तुम क्या अपने ट्रस्टी, डायरेक्टर, मेंबर का बच्चा उठा के ले आओगे? नहीं, हमें ये भी इंश्योर करना है कि ये जो भी पेमेंट ऑफ ग्रांट है इससे किसी भी तरह से इससे बेनिफिट नहीं हो रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ट्रस्टी, डायरेक्टर या उसके मेंबर को।
फिर वेरीफाई करो शेड्यूल्स ऑफ जो भी सिक्योरिटीज़ हेल्ड है, जो भी सिक्योरिटीज़ रखी गई है, एज वेल एज जो भी इन्वेंट्रीज है ऑफ प्रॉपर्टीज़ बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल। और ये कैसे चेक करोगे, तो ये चेक करोगे बाय इंस्पेक्टिंग द सिक्योरिटीज़ और टाइटल डीड्स ऑफ प्रॉपर्टी और फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टीज़ ऑन अ टेस्ट बेसिस, जो कि अगेन बहुत ही नॉर्मल है, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। इन्वेंट्रीज के केस में हम फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, फिर जो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके केस में हम टाइटल डीड्स चेक करते हैं। तो बस वही करना है। फिर एक्सपेंडिचर चेक कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ना, कैश और बैंक से अगर कोई पेमेंट हुआ है तो वो भी वेरीफाई करोगे। और अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने कोई भी फंड कंट्रीब्यूट किया है फॉर स्पेशल पर्पस तो ये चेक करो कि ये उस पर्पस के लिए यूटिलाइज हुआ है या नहीं। एंड हियर वी आर डन विथ ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अभी ना ये पढ़ते हुए आपको समझ आ रहा होगा कि स्टार्ट में गवर्नमेंट ऑडिट में फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ने को था, फिर फॉर्म में कुछ कुछ समझने को था, उसके बाद ना समझने का कुछ नहीं है एज सच। मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत किसी में नहीं है, लॉजिकल चीज़ें। एक चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में क्या क्या चेक करोगे, वो जो भी सब्सक्रिप्शन फ़ीस मेंबरशिप फ़ीस रिसीव कर रहा है, उससे कोई ग्रांट रिसीव हो रही है या कोई ग्रांट वो पे कर रहा है। इनकम चेक करनी है तो तुम जिस तरीके की इनकम हो रही है उससे रिलेटेड उसके कॉरेस्पॉन्डेंस जो भी डॉक्यूमेंट है वो चेक करोगे, उससे टैली करोगे। सेम गोज विथ एक्सपेंस ऑल्सो। सो हियर वी आर डन विथ चैरिटेबल ट्रस्ट ऑल्सो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो इंक्लूड करता है स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की ऑडिट के लिए क्या स्टेप्स हमें देखने होते हैं। सबसे पहला जनरल एग्जामिन करो उनकी ट्रस्ट डीड को, उनके रेगुलेशंस को, और इन केस ऑफ स्कूल और कॉलेज नोट डाउन करो हर एक प्रोविज़न को जो अफेक्ट करेगा उसके अकाउंट्स को। देन इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी रिफ़र करो उस एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर और रेगुलेशन को जिसके तहत ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है। एंड देन रीड करोगे मिनट्स ऑफ मीटिंग को ऑफ मैनेजिंग कमेटी या जो भी गवर्निंग बॉडी है उनकी, ताकि अगर किसी भी तरह के ऐसे रेजोल्यूशन पास किए गए जो अफेक्ट कर रहे हैं उनके अकाउंट्स को तो वो देखे जा सकें, वो समझे जा सकें, ये समझा जा सके कि उनके साथ अच्छी तरीके से कंप्लाई किया जा रहा है, स्पेशली ऐसे डिसीजंस के साथ जो रिलेटेड हैं ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट से या सेंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर से। फिर अब ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि स्कूल की बात कर रहे हो, स्कूल की मेजर इनकम क्या है, मेजर क्या बोलना चाहिए, एक सोल इनकम बोल दो एक तरह से, फीस फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो अब सबसे पहले हमने स्कूल के बारे में कुछ कुछ समझ लिया, अब हम सबसे पहले जाके चेक करेंगे फीस फ्रॉम स्टूडेंट्स। चेक करो जो भी नेम आपको दिख रहे हैं इन स्टूडेंट्स फी रजिस्टर फॉर ईच मंथ और टर्म विद रिस्पेक्टिव क्लास रजिस्टर्स। क्यों, क्योंकि हर क्लास की जो फ़ीस होती है वो अलग होती है। अब वो रजिस्टर कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको बच्चे का नाम दिख रहा होगा, उसे क्या फ़ीस चार्ज की गई है, उसके अमाउंट को टेस्ट करो, वेरीफाई करो कि वहाँ पे ऑपरेट करता है एक सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक जो इंश्योर करे कि जो भी डिमांड्स है अगेंस्ट द स्टूडेंट्स वो प्रॉपर्ली रेज की जा रही है। चेक करो जो भी फीस रिसीव की गई है, क्या से चेक करोगे, तो जो भी उसके काउंटर फॉल्स ऑफ रिसिप्ट से जो ग्रांट हुई है विथ एंट्रीज इन कैश बुक। ट्रेस करो उनके कलेक्शन को इन फीस रजिस्टर जिससे तुम कंफर्म कर पाओ कि जो भी रेवेन्यू हुई है सोर्स से वो अच्छी तरीके से अकाउंट की गई है। दैट इज़ तुम समझो कैश बुक में तुम शो कर रहे हो कि हाँ एक बच्चे ने ना इतनी फ़ीस भरी, और फिर वहीं तुम जब फिर रजिस्टर खोल रहे हो तुम्हें दिख रहा है कि अरे यहाँ पे तो नोट डाउन ही नहीं हुआ है। तो इससे ये पता चलेगा ना कि इस सोर्स से जो भी रेवेन्यू आ रही है वो प्रॉपर्ली अकाउंट की जा रही है या नहीं। फ़ी रजिस्टर के हर कॉलम के फॉर ईच मंथ जो भी अमाउंट्स हैं उनका टोटल करो, ताकि तुम ये सर्टेन कर पाओ कि अगर कोई भी फ़ीस एडवांस में पे की गई है तो उन्हें कैरिड फॉरवर्ड किया जा रहा है, और अगर किसी भी तरह के इरिकवरेबल्स दिख रहे हैं तो उन्हें राइट ऑफ किया जा रहा है अंडर द सैंक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। फिर ये तो हो गई आपकी जो मंथली फ़ीस आपको पे करनी है। अब चेक करो एडमिशन फ़ीस को, किससे चेक करोगे, तो विथ एडमिशन स्लिप्स जो साइन की गई है बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और कंफर्म करो कि जो भी ये अमाउंट रिसीव किया गया है उसे क्रेडिट कर दिया गया है कैपिटल फंड में, अनलेस मैनेजिंग कमेटी इसे किसी और तरीके से डील करने कहती है। फिर ये चेक करो अगर किसी भी तरह की स्टूडेंटशिप या कंसेशन दी गई है तो वो उस पर्सन के द्वारा ही ग्रांट की गई है जो ऑथराइज है ये करने को, और ये किया गया है एज़ पर रूल्स जो प्रिपेयर करती है मैनेजिंग कमेटी।
फिर ये भी इंश्योर करो, ये भी कंफर्म करो कि अगर किसी भी तरह की लेट पेमेंट या एब्सेंस हुई है तो उसके लिए फ़ाइन रिसीव की गई है, या तो कलेक्ट की गई है या रेमिट की गई है अंडर प्रॉपर अथॉरिटी। फिर ये कंफर्म करो कि एक स्टूडेंट के ना अकाउंट के बंद होने से पहले, क्लोज होने से पहले, उसके जो भी हॉस्टल के ड्यूज़ हैं वो भी रिकवर कर लिए गए हैं, और जो उसके डिपॉजिट मनी थी वो रिफ़ंड कर दी गई है। अगर आप में से कोई भी बच्चा किसी हॉस्टल में रह रहा है तो उसे पता होगा कि हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करानी होती है, जो हमें हॉस्टल छोड़ते वक्त मिलती है, बट उसकी कुछ क्राइटेरियाज होती हैं जो कि हर हॉस्टल की अलग होती है। देन कम्स अदर रिसिप्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन। आपको ये पता होगा कि स्कूल्स को भी ग्रांट्स और डोनेशंस मिलते हैं। अगर स्कूल ने अपनी बिल्डिंग का कोई भी पार्ट रेंट में दिया है तो वेरीफाई करो रेंटल इनकम फ्रॉम द लैंडेड प्रॉपर्टी विद द रेंट रोल्स। फॉर एग्जांपल कुछ स्कूल्स को, जैसे अभी इलेक्शन होने वाला है तो इलेक्शन आपको पता होगा कुछ स्कूल्स कॉलेजेस में होता है, तो ऐसे ही कोई आके वहाँ पे कुछ भी परफॉर्म करके जाएगा क्या, उसके लिए कुछ पे करेगा। फिर बहुत सी कमेटीज़ ऐसी होती है जिन्हें अगर कोई कंपटीशन, कुछ भी परफॉर्म कराना है, कुछ भी कंडक्ट करना है, तो वो स्कूल से उनके जो भी ग्राउंड है उन्हें रेंट में कहती है कि हमें कुछ टाइम के लिए दो, या किसी भी तरह के रेंट में अगर उन्होंने प्रोवाइड किया है अपनी किसी भी प्रेमाइस को, तो उसकी रेंटल इनकम को वेरीफाई करो। देन वाउच करो किसी भी तरह का एंडोमेंट, लेगेसी, इंटरेस्ट, डिविडेंड कुछ भी रिसीव किया है तो। अब ये किसके रेस्पेक्ट में चेक करोगे, तो इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड। वेरीफाई करो किसी भी गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के ग्रांट को विद द मेमो ऑफ ग्रांट। और अगर किसी भी तरह का एक्सपेंस ऐसा है जो डिसअलाउ किया गया है फॉर पर्पस ऑफ ग्रांट, तो एसरटेन करो कि क्या रीज़न है इस डिसअलाउंस के पीछे। अब यहाँ तक तो हमने पूरी रिसिप्ट्स और इनकम की बात कर ली। नाउ एक्सपेंडिचर। अगर कोई भी प्रोविडेंट फंड का मनी है तो वो वेरीफाई करो कि वो जमा किया गया है, वो इन्वेस्ट किया गया है अप्रोप्रिएट सिक्योरिटीज़ में। फिर अगर स्कूल ने या इंस्टीट्यूशन, कॉलेज ने किसी भी तरह की डोनेशन की है तो उसे चेक करो। अब वो कहाँ से पता चलेगा, तो जो भी लिस्ट उनने पब्लिश की है अपनी एनुअल रिपोर्ट में, फिर ये देखो कि क्या वो डोनेशंस किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए की गई थी, और अगर ऐसा है तो क्या उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसे यूटिलाइज़ किया है या नहीं। किसी भी तरह की कैपिटल एक्सपेंडिचर की गई है तो उसे वेरीफाई करो एक यूजुअल वे पे, नॉर्मल वे पे, और वेरीफाई करो उसे विथ सैंक्शन ऑफ कमिटी एज कंटेन्ड इन द मिनट बुक। अब जैसे कुछ स्कूल्स कॉलेजेस में स्मार्ट क्लास होती है, तुम्हें चाहिए थी स्मार्ट टीवी स्कूल हो, तो ऐसे ही उठा के तो नहीं ला सकते। पहले वो अपनी कमेटी, जो भी मीटिंग होगी उसमें वो रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हमें इतनी स्मार्ट टीवीज़ चाहिए। तो अगर किसी भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया है तो फिर उसे वेरीफाई करो विद द सैंक्शन फॉर द कमिटीज़ एज कंटेन्ड इन मिनट्स बुक। फिर चेक करो हर इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस को, इंक्वायर करो इनटू एनी अनड्यूली हैवी एक्सपेंडिचर। अगर किसी भी तरह का एकदम से आपको अनड्यूली हैवी एक्सपेंडिचर दिख रहा है तो उसकी इंक्वायरी करो। फिर अगर जिस भी इंस्टीट्यूट की तुम ऑडिट कर रहे हो, अगर उन्होंने अपना बजट बनाया है तो ये देखो कि उन्होंने जो बजट बनाया था उसके एक्सेस में किसी भी हेड में आपको खर्चे दिख रहे हैं क्या, जो कि ड्यूली सैंक्शन किए गए हैं बाय द मैनेजिंग कमेटी। और अगर वो सैंक्शन नहीं किए गए हैं तो फिर उसे कमेटी के नज़र में लाओ कि आपसे पूछे बिना इतना बड़ा खर्चा किया गया है। और अगर किसी भी तरह की इंक्रीज़ की गई है सैलरी में स्टाफ की तो वो चेक करो। और ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ही नहीं इंक्रीज़ कर सकते, वो आपको मिनट्स ऑफ कमेटी में अप्रूव करानी होती है, तो उसे आप चेक करो विथ मिनट्स ऑफ बाय द कमेटी। और यहाँ हमने इनकम और एक्सपेंडिचर समझ लिया है। एज हम स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अब हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ भी चेक करेंगे। रिपोर्ट करो अगर कोई भी एकदम ज़्यादा एरियर दिख रहा है इन अकाउंट ऑफ फीस, डॉर्मेटरी रेंट, या टू द मैनेजिंग कमेटी। दैट इज़ कोई टीचर है जिसकी आप सालों से फ़ीस नहीं पटा रहे हो, या कोई रेंट है, जैसे आपका स्कूल पूरा रेंट में चल रहा है, रेंट की बिल्डिंग में, और आपने साल भर से रेंट नहीं पटाई है, मैनेजिंग कमेटी को इन्फॉर्म करो। फिर ये कंफर्म करो कि जो भी कॉशन मनी या किसी भी दूसरे तरह की डिपॉजिट अगर स्टूडेंट्स के द्वारा पे की गई है एडमिशन के वक्त, तो वो शो की गई है एस लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट, ना कि उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया हो इन रेवेन्यू में। अनलेस दे आर नॉट रिफंडेबल। कुछ होती है नॉन रिफंडेबल होती है और कुछ होती है रिफंडेबल। तो अगर कोई रिफंडेबल अमाउंट है तो उसे एज लाइबिलिटी शो किया है, ना कि रेवेन्यू। फिर ये चेक करो कि अगर कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो रिप्रेजेंट करती है एंडोमेंट फंड को फॉर प्राइजेस
तो उन्हें सेपरेटली शो किया गया है। और कोई भी इनकम है इन एक्सेस ऑफ द प्राइजेस तो उन्हें एक्यूमुलेट किया गया है, इन्वेस्ट किया गया है अलॉन्ग विद कॉर्पस। अब देखो ये कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो तुम्हें रट्टा ही मारनी होगी, ये बिकॉज तुम स्कूल के बारे में अभी इतना डिटेल में या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के बारे में नहीं जानते कि वो कैसे वर्क करती है। और अब आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप बैठ के प्रॉपर अब एक एक चीज़ समझो। और इसीलिए कहा जाता है कि जब तुम ऑडिट एक्सेप्ट करने जाओ तो सबसे पहले वो कौन से एक्ट के तहत गवर्न हो रही है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो गवर्न हो रही है या वो इस्टेब्लिश्ड है, उसे समझो, उसके बाद ही उसकी ऑडिट एक्सेप्ट करो। फिर ये भी चेक करो कि जो भी सिस्टम है जो इंस्पेक्ट करती है ऑन रिसिप्ट्स या इशू ऑफ प्रोविज़न या फूड स्टफ, क्लॉथिंग या जो भी अदर इक्विपमेंट है वो एफिशिएंट है या नहीं। और जो भी उनके बिल्स हैं वो ड्यूली ऑथराइज्ड हैं, पास किए गए हैं बिफोर पेमेंट। मतलब जैसे कुछ स्कूल कॉलेजेस में कैंटीन होती है तो उनका इंस्पेक्शन एफिशिएंटली किया जा रहा है या नहीं, जो भी उनके बिल्स हैं वो ड्यूली ऑथराइज्ड है या नहीं। फिर जो भी इन्वेंट्रीज़ है स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ के पास फर्नीचर, स्टेशनरी, क्लॉथिंग प्रोविज़न या किसी भी इक्विपमेंट की, तो उन्हें वेरीफाई करो और उन्हें चेक करो इन रेफरेंस टू इन्वेंट्री रजिस्टर या जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग इन्वेंट्रीज होगी प्रीवियस ईयर की। और जो भी वैल्यू अप्लाई की गई है टू वेरियस आइटम शुड बी टेस्ट चेक्ड। फिर चेक करो उनकी कंप्लायंसेस को कि कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं अपने रूल्स रेगुलेशंस के साथ, लॉज के साथ। दैट इज़ कंफर्म करो कि जो भी रिफंड ऑफ टीडीएस है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट वो क्लेम किया गया है या नहीं, रिकवर किया गया है या नहीं, सिंस इंस्टीट्यूशंस को जनरली एग्जम्प्ट होता है फ्रॉम द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। और साथ ही साथ वेरीफाई करो जो भी एनुअल स्टेटमेंट है अकाउंट्स की वो वेरीफाई करते वक्त सेपरेट स्टेटमेंट्स जो भी अकाउंट्स के उन्हें भी चेक करो कि वो प्रिपेयर किए गए हैं एज रिगार्ड्स टू पुअर बॉयज़ फंड, गेम फंड, हॉस्टल एंड प्रोविडेंट फंड ऑफ स्टाफ एट्सेट्रा। यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट को ही वापस से रीप्रिंट कर दिया, कोई नया पॉइंट नहीं है। और इसी के साथ हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट का भी ऑडिट ख़त्म होता है। ये टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।